नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और सबसे पहले बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में झारगांव में आयोजित जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी मां, माटी और मानुष के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब उसी जनता खास करके महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि संसद में महिलाओं को 2029 से 33% आरक्षण दिलाने के प्रयास के दौरान बीजेपी ने समर्थन किया, जबकि टीएमसी ने इसका विरोध किया। उन्होंने बंगाल की महिलाओं से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि राज्य की राजनीति में महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीरता जरूरी है और केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। करते हुए मैं बंगाल की बहनों को टीएमसी की दुर्नीति से सावधान करना चाहता हूं। टीएमसी मां, माटी, मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी ने मां को धोखा दिया है। ये आपने पिछले दिनों संसद में भी देखा है। बीजेपी ने प्रयास किया कि महिलाओं को 2029 के चुनाव से भी आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हो जाए, लेकिन महिला विरोधी टीएमसी ने, मां की विरोधी टीएमसी ने संसद में इसका विरोध किया। टीएमसी ने हर प्रकार के छल प्रपंच किए ताकि बंगाल की 33% महिलाएं एमएलए और एमपी न बन पाए। अब बंगाल की हर महिला को टीएमसी के इस पाप के लिए उसे सजा देनी है। महिला विरोधी टीएमसी को अब सरकार से जाना ही होगा। दिनेश त्रिवेदी को भारत सरकार ने बांग्लादेश में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है और ये नियुक्ति जो है ऐसे समय पर की गई है जब भारत बांग्लादेश संबंध कई महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुद्दों के बीच संतुलन और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश त्रिवेदी इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे थे और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में रेल मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और अब वो प्रणय वर्मा की जगह बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त का दायित्व निभाएंगे, जबकि प्रणय वर्मा को ब्रसेल्स से यूरोपियन संघ के लिए भारत का राजदूत बनाया गया है। बांग्लादेश की हालिया राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वो शेख हसीना के सत्ता से हटाने और महमूद यूनुस के नेतृत्व में नई व्यवस्था बनाने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में नई चुनौतियां और संभावनाएं सामने आई हैं। हाल ही के राजनीतिक बदलाव और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से संबंधों में सुधार के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। दिनेश त्रिवेदी का लंबा सांसदीय और प्रशासनिक अनुभव और भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो वहीं ईरानी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में गुजर रहे कई जहाजों के टैंकरों को रोकने का प्रयास किया है और ऐसे में इस कार्रवाई के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है, जहां पर किसी भी तरह की सैन्य गतिविधियों का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इस घटना को रणनीतिक दृष्टि से बेहद ही अहम माना जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालातों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं सूरत से एक चौंका देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर सूरत के रेलवे स्टेशनों पर आज यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली और साथ ही अफरा तफरी जैसा माहौल बना रहा, जिसके चलते व्यवस्था जो है संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कुछ यात्री जो है बैरिकेड पर चढ़कर कूदते हुए और स्टेशन परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भगदड़ की स्थिति बनने की आशंका और बढ़ गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग के पास लाठियां चलाकर भीड़ को पीछे हटाया। रेलवे प्रशासन ने बताया कि दिन भर में करीब 21,000 यात्रियों को ट्रेनों के माध्यम से उन्हें अपने स्थान के लिए रवाना किया गया है, जबकि रात 9:40 पर सूरत से जयनगर के लिए एक स्पेशल
ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। वहीं पश्चिमी रेलवे ने स्टेशन पर भीड़भाड़ और विशेष ट्रेनों के न चलने की अफवाहों को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि यात्रियों तक केवल सत्यापित और सही जानकारी पहुंचना जरूरी है ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। और ऐसे में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है सूरत से, जहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए यात्रियों को पीछे किया है। ऐसे में ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से स्थिति को संभालती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। साथ ही हल्का बल प्रयोग भी किया गया है। रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। तो वहीं बेंगलुरु में बयान देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर महिला आरक्षण और परिसीमन मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसे एक साथ जोड़कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। खड़गे ने कहा है कि साल 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था और इसके बावजूद भी लंबे समय तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार में गंभीरता नहीं दिखाती है। खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण के समर्थन में रही है और इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही सरोजिनी नायडू जैसे सशक्त महिलाओं ने पार्टी का नेतृत्व किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि महिला आरक्षण पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट और मजबूत है। Delimitation bill was defeated and delimitation bill is against SC, ST, against the states which are going for election. That's why all parties decided to take steps to अरे क्या तुम बोलो बोलते क्या करो। So all together defeated. But Modi is telling that the Mahila Arakshan bill is defeated. Mahila Arakshan bill is different and new delimitation bill is different. We passed unanimously Mahila reservation bill in 2023 itself. Delimitation bill. बता दें कि परिसीमन बिल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिसीमन और साथ ही महिला आरक्षण बिल को जोड़कर भ्रम फैला रहे हैं। इसके साथ ही परिसीमन बिल को लेकर कई तरह के सवाल भी उठे हैं। कांग्रेस ने महिलाओं का समर्थन किया है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया है। महिला आरक्षण मुद्दे पर लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही है। परिसीमन बिल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने जताया है कि महिलाओं का समर्थन का दावा किया है। और हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और महिला आरक्षण के मुद्दे पर अब खड़गे का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार भ्रम फैला रही है, परिसीमन और महिला आरक्षण बिल जो है वो जोड़ कर ला रही है। अमित जी देखिए, मेरे कहने का मतलब ये, अगर सीटें बढ़ रही हैं तो वो सीधा महिलाओं के पास चली जाए तो इसमें दिक्कत क्यों? बिल्कुल। मान लीजिए कोई चीज अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जो जिनको नहीं मिला अधिकार है उनको दिया जाना चाहिए ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप 800 लोगों को ले आएंगे फिर उसमें से डिसाइड करेंगे कि नहीं अगले वाली इनको ये देंगे उनको वो देंगे। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस और रीजनल पार्टियों का एक ही एजेंडा रहा है कि वो महिलाओं को केवल अपने स्वार्थ के लिए यूज करते रहे। वो यही चाहते हैं कि महिलाएं कोई काम ना करें। आप जैसे लालू यादव को ले लीजिए, जैसे उनके कुर्सी पे खतरा है, उन्होंने अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया। आप यूपी में अखिलेश यादव जी के परिवार को ले लीजिए, सारे घर वाले ही बैठे हैं। साउथ में जयललिता जी को ले लीजिए, उनके जाने के बाद पूरी तरीके से पार्टी खत्म हो गई। उसके बाद ममता दीदी को ले लीजिए। तो देखिए, इन लोगों का यही है कि मेरे हाथ में सत्ता है, बस रहनी चाहिए वो। उसके बाद ये प्रियंका गांधी जी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब साथ देने का मैटर आया तो ये भी पीछे हट गई। देखिए, इनको केवल कांग्रेस वालों को विक्टिम कार्ड खेलना होता है और वो विक्टिम कार्ड अब चल नहीं रहा है। इसीलिए वो ये नहीं चाहते कि महिला किसी भी तरीके से समाज में आगे आए।
बिल्कुल, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है लेकिन सम्मान नहीं करती है। नहीं, तो महिलाओं का सम्मान क्यों कर, वो कांग्रेस वाले नहीं कर रहे ना, उनको करना होता तो अधिकार मिल रहा था, तुरंत देते, कहते भैया किसी भी हाल में अगर महिलाओं का फायदा हो रहा है भले ही इसका क्रेडिट मोदी को मिल जाए, हम देंगे, बिल्कुल, हम महिलाओं के लिए आपसे ज्यादा काम करेंगे। लेकिन नहीं, उनको वो विक्टिम कार्ड खत्म हो जाएगा ना, वो बिल्कुल, त्याग की देवी, आयरन लेडी, दुर्गा का अवतार, ये जो इन्होंने क्रिएट कर रखा है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अमित जी, ऐसे में बयान एक और निकलकर सामने आया है कि 2023 में महिला आरक्षण बिल जो है वो सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन परिसीमन की बात जो है वो अब निकलकर सामने आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर बिल को लेकर हम बात कर रहे हैं और परिसीमन की बातें अब आई हो? क्योंकि अगर ये पास करना होता तो बताइए। महिला आरक्षण बिल जब आया था तो प्रिंसिपल ने कहा था भैया आप कहां से इनको 33% दे देंगे, बिल्कुल, आप किसका हक मारेंगे? तो आज जब सीटें पड़ रही हैं तो वो सीटें हमारी माताओं बहनों के पास जा रही है, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? कांग्रेस को आपत्ति है और इसके साथ ही जो साउथ में है उनको तो ज्यादा दिक्कतें हैं। नहीं नहीं, देखिए ये तो बहुत ही कुतर्क है एकदम से, मतलब आप एमके स्टालिन की अगर मैं बात करूं, सर एमके स्टालिन की, उन्होंने तो पूरे के पूरे जो लेटर था वही जला दिया था, वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। नहीं, आप देखिए, आप एंकरिंग करती हैं, आप ज्यादा पैसा कमाती हैं, इसका मतलब आपको 3 वोट देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हो सकता है क्या इस हिसाब से? तो जो बेचारा गरीब है उसको 1 वोट, तो जो ज्यादा पैसा कमाता है उसको 3 या 5 वोट देने की वो कर दी जाए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, रीजनल पार्टियां यही चाहती हैं कि औरतें घर में रहें, उनके घर की औरतें जब जरूरत हो तो रिमोट की तरह से यूज कर सके, इसीलिए कोई नहीं चाहता कि औरतें समाज में आगे आए। और ये उनके पीछे एक चीज और है, सबसे बड़ी चीज की उनकी मेंटालिटी देखिए, उनके लोगों का साथ देखिए, वो किसके साथ खड़े होते हैं। उनका वोट बैंक जो है वो मुस्लिम समाज है। बिल्कुल, मुस्लिम बिल्कुल, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है ये मैं किसी से बोल नहीं सकता। ठीक है सर। तो वो जो मेंटालिटी है, इसीलिए इन लोगों को दिक्कत हो रही कि महिलाएं समाज में आगे आएंगी तो उनको परेशानी होगी, और वो नहीं चाहते कि उनका जो राजतंत्र चल रहा है उससे कोई दिक्कत आए। तो वो 1-2 लोगों को सेलेक्ट किया है, उसको आगे करके महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं ये जानता हूं कि मेरी माताएं बहनाएं इस काबिल हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगी। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि परिसीमन बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर तंज कस रहा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे निशाना साधा है। वहीं तारकेश्वर में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के समय लगातार ईडी की छापेमारी पड़ना राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी से जुड़े लोगों को डराने और कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और किसी की नौकरी नहीं जाने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया गया है तो प्रभावित लोग उसकी पार्टी में शामिल होंगे और उन्हें सम्मान के साथ काम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने एनआरसी लागू किए जाने की आशंका जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से राज्य के लोगों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अरे আমাদের রোজই তো ইডি রেড করছে, ইলেকশনের সময় কেন ভাই? তোমার মনে পড়লো তুমি আমাদের এজেন্সিগুলোকে বলছো যারা আমাদের পার্টির কাজ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাও কেন? তোমার তো 50টা আছে, আমাদের ক্ষমতা নেই, আমাদের একটা আছে। শুনুন, ওদের ভয় দেখালে ওরা আমার দলের সাথে যুক্ত হবে এবং আমরা ওদের চাকরি দেবো, আমরা ওদের করে দেবো, এটা মাথায় রেখে দিন। আমি একটি ছেলেকেও চাকরি ছাড়া করব না। আমি সকালে অভিষেকের সাথে কথা বলেই এসছি, পরিষ্কার বলি, আপনাদের এই চক্রান্ত আর কত অত্যাচার করবেন, আর কত অনাচার করবেন, আর কত ভোট কাটবেন? এরপরে তো
वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ईरान किस जुर्म की सजा के तौर पर अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इसे बाहरी दखल बताते हुए कहा कि अमेरिका के पास ईरान से उसके तकनीकी अधिकार छीनने का कोई भी वैध कारण नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन लगातार दबाव बनाकर ईरान के वैज्ञानिक और तकनीकी आधारों को सीमित करना चाहता है, जो कि स्वीकार नहीं है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी देश ईरान को उसके वैध परमाणु अधिकारों के उपयोग से रोक नहीं सकता है और इस बयान के ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर जारी तनाव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं ओडिशा में भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अत्याधुनिक प्लांट से होने वाले उत्पादन की एडवांस बुकिंग पहले से ही हो चुकी है, जो भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर से बढ़ते वैश्विक भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण लगभग 2.5 साल पूरा कर लिया जाएगा और दूसरे चरण में इसकी उत्पादन क्षमता को 2 गुना करने की योजना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा है कि ये यूनिट भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और पैकेजिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी और इससे तकनीकी निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। आज अक्षय तृतीया के बहुत ही पवित्र दिन में उड़ीसा में सेमीकंडक्टर प्लांट का फाउंडेशन स्टोन ले हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी बाबू को। उड़ीसा में एक हाईटेक इंडस्ट्री आना अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है और यहाँ जो इंडस्ट्री लगेगी ये एक बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का आप जो टेक्निकल भाषा में अगर कहें तो नॉर्मली सिलिकॉन का सबस्ट्रेट होता है चिप्स बनाने में, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अब सिलिकॉन सबस्ट्रेट की जगह और ज़्यादा एडवांस्ड 3 डायमेंशनल ग्लास सबस्ट्रेट की एक टेक्नोलॉजी, जो कुछ ही वर्षों पहले इस टेक्नोलॉजी पे काम चालू हुआ था दुनिया भर में, वो टेक्नोलॉजी का पहला मेजर कमर्शियल प्लांट यहाँ उड़ीसा में चालू होगा। इसका आज फाउंडेशन स्टोन हुआ है और इस प्लांट से जो अच्छी बात यह है कि इस प्लांट का जितना भी प्रोडक्शन होगा उसकी कंप्लीट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इतना ये एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लांट है और जैसे ये प्लांट फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा, इसका एक सेकंड फेज़ भी यानी इसकी कैपेसिटी को डबल करने का भी काम हाथ में लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए विधिवत खोल दिए गए हैं। शुभ मुहूर्त के अनुसार दोपहर 12:35 पर कपाट खुलते ही वातावरण जयकारों और भक्ति भाव से गूंज उठा और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत भी हो गई। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन करके पूजा अर्चना की और आगामी लगभग 6 महीने तक श्रद्धालु यहां पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। कपाट खुलने का अवसर पर प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सके। महाराष्ट्र में मानहानि मामले को लेकर नीतीश राणा के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है और इस मामले में न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित न होने के कारण कार्रवाई की गई है और साथ ही नीतीश राणा ने वर्तमान में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इस वारंट के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जो है अब तेज हो गई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब उन्हें अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा और इसके बाद से आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं दिल्ली में नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर नाराजगी जताई। विरोध प्रदर्शन में अलका लांबा भी मौजूद रही और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार आवाज दे रही है और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और अपने मांगों को लेकर विरोध भी दर्ज कराया।
वहीं गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 2 महीने बाद ही एक नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद से परिवार में शोक और आक्रोश का माहौल है, जबकि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार युवती की शादी 19 फरवरी को फरीदाबाद में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई थी, जिसके बाद से उसे विदा करके गाजियाबाद के नंदग्राम स्थित ससुराल लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि शादी के करीब 2 महीने बाद देर रात ससुराल पक्ष ने कथित रूप से युवती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष मौके पर पहुंचा है और पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच सभी पहलुओं के ध्यान में रखकर की जा रही है और ससुराल पक्ष से पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोग भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रेम झा। उनका मैं बच्चा के लड़की पिताजी हूँ। मेरी लड़की को मार दिया गया। मैं कंफर्म के साथ कहता रहा हूँ, क्योंकि 4 बजे मेरे बच्चे से बात हुई है। उस वक्त कोई ऐसा बात नहीं बोली है, क्योंकि आज मैं उससे लेने जाने वाला था। हाँ, आज इसे 10 तारीख से लेकर अभी तक आज कोई बहाना बना लेता था। आज ये दिन है, कल वो दिन है, परसों ये दिन है। नहीं, मेरे बच्चा को कुछ पता लग गया था। हाँ, इसलिए आज मैं इसको फिर लेने जाने वाला था। इसलिए रात में कांड कर दिया, सब मिल करके मेरे बच्चा को मार दिया। मैं उसके चाहता हूँ जो मेरे बच्चा की जान गई, उसके लड़के का फांसी चाहिए, सरकार से फांसी चाहिए। मेरा नाम पूनम है। मैं उस लड़की की माँ हूँ। वही भागी माँ हूँ जो 25 साल पाल के उसको दे दी, डिपेंडेंट बना के दे दी। मैं उसे मैं नहीं करती शादी, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? क्या मैं यही चाह रही हूँ, मुझे जान का बदला जान चाहिए। मेरी बेटी गई, उसके बेटा वो सारे औरत मिलके उसे गला घोट के फांसी पे टांग दिया। मुझे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी से 4 बजे मुझे बात हुई है, वो कोई बात नहीं बताई। ऐसा दुख होता तो मुझे बताती जरूर। एक नहीं 4 लोग से बात करी है उस टाइम। उसके हाथ ये मामला हमारी लड़की जो कल खत्म हो गई है, जिसको उन्होंने, हमको यही शक है जो उन लोगों ने उसे मार दिया है। वो लड़की इतनी कमजोर नहीं थी जो खुद कुछ कर लेगी। खुद कमाती थी। 1 लाख रुपए महीने का उसका सैलरी था। वो ऐसे क्यों मर जाएगी? अब हम ये चाहते हैं जो पुलिस अपना कार्रवाई करे, मगर पुलिस की तरफ से हम जो बात करते हैं उनको सुना है। वो बोल रहे थे जो आप लोग कांड करो और हम लिपापोती करें, और हमारे सामने लाश पड़ी हुई है तो हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने इतना पुलिस वाले को, एक पुलिस वाला था वहाँ पे, तो जानते नहीं, मगर बात करते हुए जो सुना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेम झा। बता दें कि खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां शादी के 2 महीने बाद ही नवविवाहिता की मौत हो गई है और मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसके साथ ही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजीत रावत हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। अजीत जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, गाजियाबाद का नंदग्राम में शादी के 2 महीने बाद ही युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 2 महीने बाद ही एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जो ससुराल पक्ष की तरफ, ससुराल वालों की तरफ से 8 लोगों के खिलाफ मामला ये दर्ज किया है। मामला है नंदग्राम इलाके का है। जानकारी के अनुसार मृतक की शादी जो है वो ठीक 2 महीने पहले 19 तारीख को की गई थी और 19 फरवरी को आज ठीक 2 महीने बाद ही फरीदाबाद में ये बड़े ही धूमधाम से शादी का पूरा ये युवती की जो शादी है पूरी धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के साथ की गई थी। गाजियाबाद
के नंदग्राम स्थित ससुराल विदा किया गया था, जिसके बाद परिजनों का ये आरोप है कि शादी के ठीक 2 महीने बाद देर रात ससुराल पक्ष ने युवती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है, परिवार में शोक की लहर है। हालांकि परिवार का रोते रोते बुरा हाल है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के जो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो परिजन माता पिता थे, उनका रो कर बुरा हाल है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई जो है वो न्याय मांग रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद की जो पुलिस है पुलिस की तरफ से 8 नामजद और अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आखिरकार किस तरीके से ये पूरा मामला है, इसके पूरा घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। और पोस्टमार्टम सबको जब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मौत का जो असली कारण है उसका पता लगाया जा सके। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अजीत। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।